नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले शो की झलकियां। आज हम काबुल, कोलंबिया और कॉन्गो की कहानी सुनाने वाले हैं। 18 जून को अफगानिस्तान की राजधानी में एक गुरुद्वारे पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना पर तालिबान क्या कह रहा है और भारत सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आया। काबुल के बाद कोलंबिया की बात होगी। एक समय तक सरकार की हिट लिस्ट में शामिल रहा एक लड़का देश का राष्ट्रपति बन गया है। क्या है पूरी कहानी, जानेंगे। और कॉन्गो में क्या हुआ, यहां प्रायश्चित का फल सोने के दांत के रूप में सामने आया है। बेल्जियम दशकों पहले चुराया एक दांत क्यों लौटा रहा है, सब विस्तार से बताएंगे। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. पहले एक जरूरी सूचना सुन लेते हैं। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लाए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, यह ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। खैर, और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंच जाइए। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम काबुल में गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले की कहानी बताने वाले हैं। तारीख 18 जून शनिवार का दिन था। अफगानिस्तान में सिखों का अंतिम गुरुद्वारा काबुल में है। इसे करते परवान के नाम से जाना जाता है। शनिवार की सुबह 30 से अधिक श्रद्धालु गुरुद्वारे में इकट्ठा थे। इसी समय बाहर में खड़ी एक कार में बम धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकला। हमलावरों ने उसे देखते ही गोली मार दी। फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। तब तक साफ हो चुका था कि गुरुद्वारे पर आतंकी हमला हो गया है। बाहर खड़े तालिबान लड़ाकों ने मोर्चा संभाल रखा था। ये मुठभेड़ सुबह के 10 बजे तक चली। जब तक गोलीबारी शांत हुई तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, कई लोग घायल थे। ये संख्या काफी बड़ी हो सकती थी। दरअसल आतंकी विस्फोटकों से लदा एक ट्रक लेकर भी आए थे, लेकिन तालिबान लड़ाकों ने उसे गुरुद्वारे तक पहुंचने नहीं दिया। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों, खास तौर पर सिख समुदाय पर आतंकी हमला कोई नई बात नहीं है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी करते परवान पर हमला हुआ था। मार्च 2020 में गुरुद्वारा हर राई साहिब में हुए हमले में 25 अफगान सिख मारे गए थे। इस हमले के दौरान आतंकियों ने 80 लोगों को 6 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था। अफगान और नेटो सैनिकों के हस्तक्षेप के बाद उन्हें छुड़ाया जा सका था। इसके अलावा 1980 और 1990 के दशक में अफगान वॉर और बैटल ऑफ जलालाबाद के दौरान गुरुद्वारों को निशाना बनाया जाता रहा है। अफगानिस्तान में एक समय 1 लाख से अधिक सिख रहा करते थे, लेकिन आतंकी हमलों और बढ़ते अत्याचार के चलते उनकी संख्या 100 से कुछ ही अधिक रह गई है। आज हम जानेंगे गुरुद्वारा करते परवान पर हमले के पीछे की वजह क्या है, इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली और दुनिया भर से क्या रिएक्शन आया। आतंकी हमले के बाद के शुरुआती कुछ घंटे भय और गुत्थी को सुलझाने में बीते। कयास लगाए जा रहे थे कि हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ हो सकता है। हमले के एक दिन बाद यह आशंका सच साबित हो गई। 19 जून को इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली। साथ में वजह भी बताई। कहा कि यह हमला बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी, विवादित टिप्पणी के विरोध में किया गया है। ISKP ने हमलावर की तस्वीर भी जारी की। उसका नाम अबू मोहम्मद अल ताज़की बताया गया है। अब सवाल आता है कि ISKP क्या है। जून 2014 में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवान ISIL ने इस्लामिक स्टेट बनाने का ऐलान किया। इराक और सीरिया के उन इलाकों में जहां पर ISIL का कब्जा था। उस समय इस गुट की कमान अबू बकर अल बगदादी के पास थी। बगदादी ने खुद को खलीफा यानी दुनिया भर के मुस्लिमों का नेता घोषित कर दिया। सितंबर 2014 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP के 6 सीनियर कमांडर्स अलग हो गए और उन्होंने अफगानिस्तान वाले तालिबान के कुछ बागियों के साथ मिलकर ISKP की स्थापना की, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। खुरासान क्या है? ये एक प्राचीन इलाके का नाम है जो 7वीं सदी में इस्लामिक कैलिफेट के कब्जे में आया था। इसका अर्थ होता है उगते सूर्य की धरती।
आधुनिक समय में खुरासान के कुछ कुछ हिस्से अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान में फैले हुए हैं। इसी प्राचीन नाम के आधार पर आईएसकेपी का नामकरण हुआ। आईएसकेपी ने बगदादी को अपना खलीफा मान लिया। पीक पर आईएसकेपी का संख्या बल लगभग 3000 के आसपास था, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा भारत के भी जिहादी शामिल हुए। तालिबान के वे लड़ाके जिन्हें अपना संगठन कम कट्टर लगता था, उन्होंने भी आईएसकेपी से हाथ मिला लिया। आईएसकेपी अफगानिस्तान में हुए कुछ सबसे नृशंस आतंकी हमलों के लिए कुख्यात है। मैटरनिटी हॉस्पिटल से लेकर काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में आईएसकेपी ने जिम्मेदारी ले रखी है। गुरुद्वारा करते परवान पर हुए हमले के बाद भारत ने क्या कहा, भी जान लेते हैं। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने हमले की निंदा की और अफगानिस्तान में सिखों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में रहने वाले सिख समुदाय को एक ओपन लेटर भी लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान के सिख और हिंदू समुदाय के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट भी आया। उन्होंने कहा कि भारत ने घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी है। भारत सरकार ने 100 से ज्यादा सिख और हिंदू नागरिकों को ई वीजा भी दिया है। आतंकी हमले में मारे गए सरदार सविंदर सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सविंदर सिंह ने अपनी दुकान बेचकर भारत आने की तैयारी कर ली थी, लेकिन वीजा मिलते मिलते काफी देर हो चुकी थी। इस हमले पर तालिबान क्या कह रहा है, अब ये जान लेते हैं। तालिबान सरकार ने हमले को कायराना कार्रवाई बताया है। काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जदरान ने कहा है कि हमारे लोगों ने सिख समुदाय के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, उनकी सुरक्षा उनका हक है। अब सवाल उठता है कि सिखों पर हमले से इस्लामिक स्टेट को क्या मिलेगा। जानकारों की माने तो इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो अपने कट्टर प्रतिद्वंदी तालिबान की सत्ता को भी चुनौती देना चाहता है। पिछले साल अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद वो लगातार तालिबान को कमजोर करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके साथ ही इस्लामिक स्टेट दूसरे कट्टरपंथी संगठनों की फहरिस्त में अपना नाम आगे लाने की होड़ में लगा हुआ है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी वाले बयान में आतंकी संगठन अल कायदा ने भी हिंसा करने की धमकी दी थी, लेकिन पहली हिंसक प्रतिक्रिया इस्लामिक स्टेट की आई है। इससे साफ है कि आईएस अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए हमलों को अंजाम दे रहा है। पिछले कुछ समय से इस्लामिक स्टेट की पकड़ कमजोर हुई है। सिख और हिंदू समुदाय पर हमले के जरिए संगठन खुद को इस्लाम का संरक्षक साबित करना चाहता है। इससे कट्टर मुस्लिमों में उनकी पैठ बढ़ने की संभावना है। इस्लामिक स्टेट का उभार खतरे का संकेत है। दुनिया के देशों को जल्द से जल्द इसका हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से कई अपडेट्स हैं, एक एक करके जान लेते हैं। पहला अपडेट एक तकरार से जुड़ा है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच की तकरार एक बार फिर शुरू हो गई है। इससे पहले दोनों पंजाब प्रांत के पूर्व गवर्नर उमर सरफराज चीमा की बर्खास्तगी को लेकर उलझ गए थे। बाद में राष्ट्रपति ने अपनी जिद छोड़ दी थी। अब की बार का झगड़ा चुनाव सुधार बिल को लेकर है। दरअसल इमरान खान सरकार आम चुनाव से जुड़े कानूनों में बदलाव लेकर आई थी। इसके तहत चुनाव आयोग ईवीएम और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चलाने वाली थी। उस रिजल्ट का आकलन किया जाना था ताकि पता लगाया जा सके कि क्या इसे देश भर में लागू किया जा सकता है। फिलहाल के लिए ये प्रोजेक्ट विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों तक सीमित था। इसे पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़े चुनाव सुधारों में गिना जा रहा था, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार इसके पक्ष में नहीं थी। मई 2022 में उसने नेशनल असेंबली और सेनेट में नया बिल लाकर ईवीएम वाले प्रस्ताव को पलट दिया। इसके बाद बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया। 9 जून को राष्ट्रपति ने बिना दस्तखत किए इसे लौटा दिया। उसी रोज संसद का साझा सत्र बुलाया गया। इसमें बिल फिर से पास हुआ। फिर इसे दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति के पास 10 दिनों का वक्त था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने बिल को लौटा दिया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम वोटिंग से पारदर्शिता आ सकती थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सपना पूरा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। संसद में पास किए गए बिल पर साइन ना करना दुखद है, मगर मुझे यही सही लगा। राष्ट्रपति के दस्तखत ना करने के बावजूद बिल कानून की शक्ल ले लेगा। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक अगर संसद के साझा सत्र में कोई बिल पास होता है तो उसे एक बार राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति 10 दिनों के अंदर उसके ऊपर साइन ना करे तो मान लिया जाता है कि मंजूरी मिल गई है।
इस स्थिति में ऐसा ही होगा, यानी पाकिस्तान के चुनाव में कुछ समय के लिए ईवीएम का इस्तेमाल टल गया है। दूसरी अपडेट का संबंध एक लिस्टिंग से है। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। 17 जून को बर्लिन में FATF की बैठक समाप्त हुई। बैठक के बाद FATF के प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर ने कहा कि पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। अक्टूबर से पहले उनकी एक टीम पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी। वहां वो जांचेगी कि पाकिस्तान ने तय शर्तों का पालन किया है या नहीं। अगर टीम संतुष्ट हुई तब जाकर ग्रे लिस्ट से हटाने का ऐलान हो सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने सभी शर्तों का पालन किया है, ऐसे में उसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना निराशाजनक है। FATF का फैसला पाकिस्तान के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। पाकिस्तान इस समय भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसके पास 2 महीने के आयात लायक विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। उसका आसरा विदेशों से मिलने वाली मदद पर टिका है। FATF की ग्रे लिस्ट में ऐसे देशों को रखा जाता है जिनके ऊपर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगते हैं। ऐसे देशों को विदेश से कर्ज उठाने या मदद पाने में ही बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कर्ज देने वाले देशों और संस्थाओं को पैसा डूबने का खतरा रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस लिस्टिंग की वजह से पिछले 4 सालों में पाकिस्तान को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आने वाले समय में यह नुकसान और बढ़ सकता है। अब बात दूसरी सुर्खी की, जो कि कोलंबिया से है। इस बार का कोलंबिया का आम चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक बन गया है। गुस्ताओ पेत्रो देश के अगले राष्ट्रपति होंगे, जबकि उपराष्ट्रपति की कुर्सी फ्रांसिया मार्केस को मिली है। दोनों की जीत ऐतिहासिक क्यों है? पहले गुस्ताओ पेत्रो की चर्चा कर लेते हैं। पेत्रो M19 नामक विद्रोही गुट के सदस्य रह चुके हैं। 1990 के दशक में M19 भंग हो गया। पेत्रो मुख्य धारा की राजनीति में आ गए। 1991 में वो पहली बार सांसद बने। 2010 में पेत्रो ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए सांसदी छोड़ दी। नतीजे आए तो वो चौथे स्थान पर रहे। फिर 2011 में उन्होंने बोगोटा के मेयर का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें जीत मिली। 2018 में पेत्रो दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने आए। इस दफा वो दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें इवान दुके ने हराया। 2015 में कोलंबिया के संविधान में एक बदलाव लाया गया था। इसके मुताबिक कोलंबिया में एक शख्स एक कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। इसलिए इस बार के चुनाव में दुके खड़े नहीं हो पाए। इस बार पेत्रो का मुकाबला बिजनेस टाइकून रोडाल्फो हर्नांडिस से था। हर्नांडिस को कोलंबिया का ट्रंप भी कहा जाता है। पहले राउंड में पेत्रो और हर्नांडिस टॉप 2 में रहे, लेकिन किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसी वजह से दूसरे राउंड का चुनाव करवाया गया। इसमें पेत्रो ने लगभग 7 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की। पेत्रो कोलंबिया के इतिहास के पहले वामपंथी राष्ट्रपति होंगे। वो 7 अगस्त 2022 को अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। अब फ्रांसिया मार्केस के बारे में जान लेते हैं। मार्केस कोलंबिया के इतिहास की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। मार्केस 13 साल की उम्र से आंदोलनों में हिस्सा ले रही हैं। 16 की उम्र में वो सिंगल मदर बनी। उन्होंने मजदूरी से लेकर हाउस कीपिंग तक का काम किया। कोलंबिया की 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। अश्वेतों के साथ भेदभाव की घटनाएं भी आम हैं। इन्हीं वजहों से मार्केस का उपराष्ट्रपति बनना ऐतिहासिक माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिन संघर्षों को झेलकर वो इस मुकाम तक पहुंची हैं, वो उसे सुधारने का काम करेंगी। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से है। इन दिनों बेल्जियम कॉन्गो में किए गए अपने गुनाहों को धोने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में 20 जून को बेल्जियम ने कॉन्गो को सोने का एक दांत लौटाया। ये दांत किसका था? ये था कॉन्गो के पहले प्रधानमंत्री रहे पैट्रिक एमरी लुमुम्बा का। ये पूरी कहानी क्या है? इस कहानी का पहला सिरा वहां से शुरू होता है जब यूरोप के देश अफ्रीका में लूट मचा रहे थे। कॉन्गो में बेल्जियम आया। 1885 में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने फ्री कॉन्गो स्टेट की स्थापना की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद औपनिवेशिक शासन पस्त होने लगा था। 1950 के दशक में कॉन्गो में आज़ादी को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। इसी दौर में एक नौजवान नेता उभरा, पैट्रिक लुमुम्बा। उनकी पार्टी किसी पर आश्रित नहीं थी, इसलिए वे उग्र होकर बेल्जियम का मुकाबला कर रहे थे। नाराज बेल्जियम ने लुमुम्बा पर दंगे का आरोप लगा दिया। 1959 में उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन बेल्जियम की परेशानी दूर नहीं हुई। आंदोलन और तेज हो गया। आखिरकार जून 1960 में बेल्जियम को कॉन्गो को आज़ादी देनी पड़ी। उन्हें लुमुम्बा को भी रिहा करना पड़ा। बेल्जियम चाहता था कि सत्ता छोड़ने के बाद भी उसकी पकड़ बनी रहे, तो उन्होंने राजा बेदविन और राष्ट्रपति कासावुबू को इसके लिए तैयार भी कर लिया। मगर उनकी चाल एक जगह धोखा खा गई। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति हुई पैट्रिक
लुमुम्बा की। बेल्जियम को लगा हमने एहसान किया है। लुमुम्बा ने पहले ही दिन ये गलतफहमी दूर कर दी। राजधानी किन्हासा के पैलेस ऑफ नेशन में अपने भाषण में उन्होंने कहा, ये उपहास, अपमान और दमन को याद करने का दिन है जो हमने नीग्रो होने की वजह से हर पल झेला है। हम उन सभी को याद करते हैं जिन्हें अपने राजनीतिक विचारों और धार्मिक मान्यताओं की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। वे अपने ही घर में निर्वासित थे। उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर थी। लुमुम्बा ने यह भी कहा कि ये आज़ादी कॉन्गो के लोगों के संघर्षों से हासिल हुई है। किसी ने उनसे इस तरह की नाराजगी की उम्मीद नहीं की थी। कहा जाता है कि इस भाषण के जरिए लुमुम्बा ने अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिया था। इस भाषण ने बेल्जियम को सदमे में डाल दिया। लुमुम्बा किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते थे। यही बात बेल्जियम और अमेरिका को खटक गई। कटांगा प्रांत में विद्रोही गुटों का कब्जा था। वहां सरकार के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था। लुमुम्बा ने इसे शांत करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने टाल दिया। दरअसल बेल्जियम और अमेरिका कटांगा के विद्रोहियों को पाल रहे थे। परेशान पैट्रिक लुमुम्बा सोवियत संघ के पास गए, मदद की अपील की। सोवियत संघ राजी हो गया। इसने अमेरिका को नाराज कर दिया। वजह साफ थी, कोल्ड वॉर। बेल्जियम और अमेरिका ने मिलकर राष्ट्रपति पर दबाव डाला। 5 सितंबर 1960 को पैट्रिक लुमुम्बा को पद से बर्खास्त कर दिया गया। अक्टूबर में उन्हें हाउस अरेस्ट में रख दिया गया। एक रात वो वहां से भाग निकले। आर्मी कमांडर मोबुतु सीको ने पकड़ने के लिए अपने गुंडे भेजे। इससे पहले कि लुमुम्बा अपने इलाके में पहुंच पाते, उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें प्लेन में बिठाकर कटांगा लाया गया। उनके साथ मारपीट भी की गई। फिर उन्हें फायरिंग दस्ते के सामने खड़ा करके गोली मार दी गई। उनकी लाश को तेजाब से जला दिया गया। पैट्रिक लुमुम्बा की सभी निशानियां मिटाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद उनका एक निशान बचा रह गया, उनका ये एक दांत। बेल्जियम के जिस पुलिस कमिश्नर ने लुमुम्बा की लाश को तेजाब से जलवाया था, उसने उनके 2 दांत और 2 उंगलियां काट कर रख लिए थे, लेकिन बाद में सिर्फ एक दांत का पता चल सका। पुराने समय में यूरोपियन अधिकारी मोमेंटो के तौर पर लाश का कुछ हिस्सा ले जाते थे। ये अपने किस्म की हैवानियत थी। बेल्जियम औपनिवेशिक शासन के दौरान किए गए गुनाहों के लिए शर्मिंदा जरूर है, लेकिन उसने अभी तक आधिकारिक तौर पर माफी नहीं मांगी है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। विदा लेता हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।